नमस्कार दर्शकों, कार्यक्रम जनवाणी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, कार्यक्रम जनवाणी के माध्यम से हम जनता से जुड़े मुद्दे और जनता की आवाज़ को आपके बीच लेकर आते हैं। और दर्शकों, आज हम बातचीत करने वाले हैं जीपीएफ यानी कि सामान्य भविष्य निधि, वो पेंशन धारकों की क्या क्या समस्याएं हैं और किस प्रकार से इनका निदान किया जा सकता है। और इस विषय पर और जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है दो खास मेहमान। मेरे साथ मौजूद है मदन लाल जी, जो कि है सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर, एजी ऑफिस, हिमाचल प्रदेश। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। और उन्हीं के बगल में बैठे राजेंद्र चंदेल जी, ये हैं असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, एजी ऑफिस, हिमाचल प्रदेश। इनका भी हम स्वागत करते हैं। सर, आपका भी स्वागत है। और दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक लाइव फ़ोन इन कार्यक्रम है। अगर आपकी भी कोई सुझाव है या आपकी कोई समस्या, उसका आप निदान प्राप्त करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे नंबर है 28000177, दूसरा नंबर है 28000178। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 28000177, 28000178। अगर आप शिमला के बाहर से कॉल कर रहे हैं या लैंडलाइन से कॉल कर रहे हैं तो आपको शिमला का STD कोड लगाना ज़रूरी है, जो कि है 0177। और आपकी कॉल्स की हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। सर, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और आज हम जीपीएफ और पेंशन धारकों की क्या क्या समस्याएं हैं, कैसे उनका निदान कर सकते हैं, उस बारे में बातचीत करेंगे। और वी फील सो लकी कि एजी ऑफिस से आज आप दोनों इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद है। मदन लाल जी, पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, जब हम बात करते हैं पेंशन की, हम कहते हैं कि सेवानिवृत्त कर्मचारी जो सर्विस में समय देता है, कोई भी कर्मचारी, उसको पेंशन दी जाती है। तो पेंशन देने का क्या कारण है और पेंशन से एक रिटायर्ड एम्प्लॉय को क्या फ़ायदे हैं? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। पेंशन एक अर्न की जाती है जी। सर्विस पूरी, मतलब वो जितने लेंथ ऑफ सर्विस होती है उसके हिसाब से पेंशन लगती है और अर्न की जाती है। तो ये जब आपका सारे इनकम आप मतलब सैलरी आपकी बंद हो जाती है और आपको सोशल सिक्योरिटी मतलब उस टाइम ज़्यादा लगती है, आपको पैसे की ज़्यादा होती है, तो एक बहुत अच्छी स्कीम है कि पेंशन उस लगाई जाती है आपको। जी। और सर, पेंशन की अगर हम बात करें तो स्टेट एम्प्लॉयज़ या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ सभी को पेंशन दी जाती है? सभी लोगों को पेंशन दी जाती है, जो भी मिनिमम 10 साल की सर्विस जिसकी कंप्लीट होती है उसके बाद उसको पेंशन दी जाती है। और जी, राजेंद्र चंदेल जी को हम यहाँ जोड़ना चाहेंगे। चंदेल साहब, जीपीएफ के बारे में आपसे हम डिटेल में जानना चाहते हैं। और जीपीएफ यानी सामान्य भविष्य निधि की जब हम बात करते हैं, ये जो जीपीएफ है ये है क्या और ये किस प्रकार से कार्य करता है? जीपीएफ सर क्या है कि जो 15/5/2003 और उससे पहले सरकारी सेवा में जितने भी कर्मचारी अधिकारी नियुक्त होते हैं, उन सभी को 1 साल की नियमित सेवा के बाद जीपीएफ की कटौती करना आवश्यक होता है। और ये जीपीएफ की कटौती सामान्य भविष्य निधि खाता संख्या मालिकाकार कार्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है। जिस खाता संख्या में प्रत्येक डीडीओ और उसके अधीन जितने भी कर्मचारी होते हैं और प्रत्येक माह अपने कर्मचारी के वेतन से एक निश्चित राशि की कटौती करता है, जिसे वो इस मालिका कार्यालय द्वारा प्रदान किए गए खाता संख्या में जमा करता है। और ये वो राशि जो विधाता है वो जितना लिख कर देता है या जितना वो सूचित करता है कि मेरे वेतन से इतनी राशि की कटौती की जाए, उतनी राशि डीडीओ के द्वारा कटौती की जाती है। इसकी जो कम से कम है उसे अपने बेसिक पे और डीए से 6% कम से कम उसको घटाना आवश्यक होता है। और अधिकतम वो अपने बेसिक पे और डीए के बराबर एक महीने में से कटौती करवा सकता है। जी। राजेंद्र चंदेल जी, आपने जीपीएफ के बारे में बताया और जितना मुझे समझ में आता है, और आम जो दर्शक जिनका जीपीएफ खाता शायद नहीं भी होगा, तो कहीं ना कहीं ये एक तरह से जिसको हम कहते हैं कि जैसे एक बैंक में जब हम खाता खोलते हैं, कहीं ना कहीं अपनी सेविंग्स उसमें डालते हैं ताकि फ्यूचर में हम उससे एक इन्वेस्टमेंट ले सकें, तो कहीं ना कहीं इस प्रकार से ये सुविधा दी गई है। जीपीएफ में से सर प्रत्येक जो भी अभिदाता है वो अपनी जो उसकी राशि जमा होती है उसमें से वो कभी भी उसमें से विड्रॉ ले सकता है, अपनी जब भी उसकी आवश्यकता रहती है उसमें से वो अपनी राशि उसमें से निकाल सकता है। इसमें से 75% राशि डीडीओ द्वारा स्वीकृत की जाती है और विशेष परिस्थितियों में एचओडी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट 90% तक की राशि को निकालने की उसे स्वीकृति प्रदान करता है। जी। सर, पेंशन धारकों की समस्याओं के प्रति मैं आपका थोड़ा सा ध्यान लेके जाना चाह रहा हूँ, पर सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, जब हम पेंशन की बात करते हैं, चंदेल साहब ने थोड़ा सा ये बताया कि अगर जीपीएफ का खाता आपका है तो आप उसमें रेट ऑफ सब्सक्रिप्शन चूज़ कर सकते हैं, आप उसको कितना उसमें अमाउंट आप डालना चाहते हैं, कंट्रीब्यूशन डालना चाहते हैं, वो चूज़ कर सकते हैं। पेंशन कैसे नियत की जाती है, पेंशन कैसे कैलकुलेट की जाती है? पेंशन जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, ये लेंथ ऑफ सर्विस यानी कि कितने वर्ष आपने सेवा की उसके हिसाब से होता है। जी। जैसे आज की डेट में हिमाचल गवर्नमेंट ने मतलब जो है मिनिमम जो है 10 साल की अगर सेवा हो जाती है और सुपरनेट होता है
अपने 58 या 60 साल की सेवा के उपरांत अगर सेवानिवृत्त होता है तो उसको पेंशन लग जाती है, और पेंशन उसको लगती है लास्ट पे ड्रॉन, जो अंतिम उसकी बेसिक पे होती है उसका 50% होती है वो सर। और उसके अलावा जो ग्रुप सी और डी मतलब है, मतलब वो अगर जल्दी रिटायरमेंट लेते हैं, जिसको हम वॉलंटरी रिटायरमेंट लेते हैं, तो मिनिमम 20 साल की सर्विस होनी चाहिए उसके लिए। उसके बाद या 50 या 55 साल की उम्र होनी चाहिए तो वॉलंटरी रिटायरमेंट लेता है। तो उसके हिसाब से ग्रुप और सी को सी और डी को फुल 50% पेंशन लग जाती है, लेकिन ग्रुप ए और बी है उनके लिए प्रोपोर्शनेट पेंशन लगाई जाती है। जी सर, जब भी कोई सरकारी कर्मचारी अगर सेवानिवृत्त होने वाला है तो उससे पहले उसको कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स देने ज़रूरी हैं ताकि उसको टाइम से पेंशन लग सके? हाँ बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। और इसमें कई बार आधे अधूरे भरे फॉर्म आते हैं और कम फॉर्म आते हैं, तो उसकी वजह से समस्याएं होती है, जल्दी पेंशन टाइम पे नहीं लगाई जाती। तो जैसे कोई भी कर्मचारी जो सेवानिवृत्त हो रहा है, पेंशन में फॉर्म 3, 5 और 7 ये 3 फॉर्म है। तो फॉर्म 3 में आती है फैमिली की डिटेल कि उसके परिवार के सदस्य कितने। पेंशन फॉर्म 5 में आता है कि उसने पेंशन कहाँ से लेनी है, किस ट्रेजरी से लेनी है, किस बैंक से लेनी है, वो इन्फॉर्मेशन रहती है। और पेंशन फॉर्म 7 में उसकी पूरी सर्विस की डिटेल आती है, और जो डीडीओ उसको सर्टिफाई करता है कि हाँ ये इसका वैलिड हुआ है। जी सर, पेंशन के बारे में आपने बताया कैसे पेंशन नियत की जाती है और किस प्रकार से जब आपको पेंशन के लिए अप्लाई करना है तो कैसे आपको डॉक्यूमेंट्स देने हैं, और अगर विद इन टाइम आप ये सारी चीज़ें करेंगे तो आपको जल्द से जल्द पेंशन लग जाएगी। सर, मैं जीपीएफ खाते के बारे में थोड़ा ये जानना चाहूँगा। जब हम सामान्य भविष्य निधि की बात करते हैं, जीपीएफ खाते की हम बात करते हैं, कहीं ना कहीं जैसे एक बैंक में हम खाता खोलते हैं अपने फ्यूचर के लिए, कहीं ना कहीं ये एक उस प्रकार से खाता है। तो सर, इसमें जो कंट्रीब्यूशन होती है वो मिनिमम कितनी हो सकती है, मैक्सिमम कितनी हो सकती है, और क्या जीपीएफ का खाता जैसे ही आप सर्विस को ज्वाइन करते हैं, क्योंकि सर ने जैसा बताया कि पेंशन तो आपको तभी लगेगी जब आपकी मिनिमम इतनी सर्विस होनी चाहिए, या जब आप सेवानिवृत्त होने वाले हैं 58 या 60 साल में, पर जीपीएफ का खाता क्या जैसे ही आप सर्विस ज्वाइन करेंगे वैसे ही खुल जाएगा? जीपीएफ का खाता के लिए सर क्या है कि 1 वर्ष की सेवा के बाद वो आवश्यक होता है कि 1 वर्ष के बाद उसकी जीपीएफ के लिए कटौती होना आवश्यक है। लेकिन कोई भी कर्मचारी महालेखाकार कार्यालय से खाता संख्या आवंटित करवाकर 1 साल पहले भी ऑप्शनल कटवा सकता है उस पर। जी, तो सर कॉन्ट्रीब्यूशन कितनी होती है, कितना आप कटवा सकते हैं मिनिमम या मैक्सिमम? मिनिमम जो उसमें राशि रखेगी बेसिक पे का 6% उसको आवश्यक रूप से कटवाना होगा, और अधिकतम राशि के लिए उसके बेसिक पे प्लस डीए वो जितना होता है उतना भी वो कटवा सकता है। जी, मिनिमम और मैक्सिमम में ये है। जी, और सर अगर किसी व्यक्ति का जीपीएफ खाता चल रहा है, उसमें उसने मिनिमम कंट्रीब्यूशन या फिर मैक्सिमम जितनी भी है वो उसने डिसाइड कर रखी है, तो क्या उसको भी वो चेंज कर सकता है इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम? कई बार ऐसा होता है कि कोई सामाजिक परिस्थिति ऐसी होती है, कोई फैमिली में कोई फंक्शन हो, या आपने कोई घर बनाना है कुछ और आपने कोई ऐसी गतिविधि करनी है, तो आप चाह रहे हैं कि जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो थोड़ी कम करके आप उस जगह पे उस पैसे को लेके जाएँ, तो क्या इस प्रकार से आप चेंजेस भी कर सकते हैं क्या? इस प्रकार की अभिदाता को सब्सक्राइब की पूरी सुविधा है। वो एक फाइनेंशियल ईयर में वर्ष में 2 बार अपनी जो कंट्रीब्यूट कर रहा है उसकी राशि को बढ़ा सकता है और 1 बार उसको कम कर सकता है। वो अपनी जैसे भी उसकी स्थिति है उसके हिसाब से उसमें वो चेंज कर सकता है। तो इस तरह से ये समझो कि 1 साल में वो 3 बार चेंज कर सकता है, कि 2 बार वो बढ़ा भी सकता है और उसके बाद 1 बार उसको कम भी कर सकता है। जी, और सर जैसे कि जब भी हम बैंक में कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे हम एफडी खोल लें या फिर कोई खाता खोल लें, तो कहीं ना कहीं हमें उस पर कुछ ना कुछ अर्निंग मिलती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। तो क्या जीपीएफ के खाते में भी हमें कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है? बिल्कुल, जीपीएफ खाते पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, और आज की डेट में बहुत अच्छा इंटरेस्ट है। 7.1% है आज की डेट में। तो उतना जो भी राशि उसमें जमा रहेगी उसके ऊपर वो ब्याज मिलता है। ये जीपीएफ का जो ब्याज की जहाँ तक बात है सर, ये जीपीएफ का जो ब्याज है ये सरकार द्वारा हर क्वार्टरली चेंज किया जाता है। हर क्वार्टर इसको रिव्यू करते हैं, तो कई बार उसको वही रखते हैं, कई बार उसको चेंज करते हैं, उसको हर क्वार्टर में उसको रिव्यू करते हैं। तो अभी लगभग पिछले 2 साल से 7.1 ही चल रहा है जीपीएफ पे ब्याज। जी, और काफ़ी अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.1। तो सीनियर सिटीजन्स को भी शायद अब मिलना स्टार्ट हुआ है अगर आप कहीं पोस्ट ऑफिस या कहीं पे इस प्रकार से खाते खोलते हैं। मदन लाल जी, जब हम बात करते हैं पेंशन की, तो हम देख रहे हैं कि पहले पेंशन के 2 स्लैब्स होते थे। ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत पेंशन आपको नियत होती थी, न्यू पेंशन स्कीम के तहत भी आपको पेंशन लगती थी। तो अब जब न्यू पेंशन स्कीम को ओल्ड पेंशन स्कीम में मर्ज कर दिया गया है, तो अब पेंशन कैसे नियत की जा रही है? हाँ देखो, इस बारे में मैं आप एक क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि इसमें गवर्नमेंट ने बंद नहीं किया है, ऑप्शन दी है
कि जो न्यू पेंशन के अंदर जो कर्मचारी थे उनको ये ऑप्शन दिए, अगर वो चाहते हैं जी कि ओल्ड पेंशन स्कीम में आना चाहते हैं तो उनको 2 महीने का टाइम दिया गया है, वो विद इन 2 मंथ जो है उसके लिए ऑप्ट करेंगे, ऑप्शन देंगे वो। और जो न्यू पेंशन स्कीम में ही कंटिन्यू करना चाहते हो तो वो कंटिन्यू कर सकते हैं उसमें। जी ये उनके ऊपर, एम्प्लॉइज़ के ऊपर छोड़ दिया गया सरकार ने कि आप जो आपको बेटर लगता है, आपके हिसाब से जो आपके लिए बेटर है आप उसको चुन लिया। जी। और सर जो व्यक्ति न्यू पेंशन स्कीम से ऑप्ट कर रहे हैं ओल्ड पेंशन स्कीम में, तो वो कैसे ऑप्ट करेंगे? और अगर न्यू पेंशन स्कीम के तहत उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए हैं तो वो किस प्रकार से ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत फिर जब आगे उनको पेंशन लगनी है तो काउंट की जाएगी? बिल्कुल सही है। तो उसमें क्या, जो जिन्होंने न्यू पेंशन स्कीम वालों ने जिन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम जो है ऑप्ट की है जी तो उसके लिए एक गवर्नमेंट ने एक परफॉर्मा तैयार किया, उनको भर के देना पड़ेगा, डीडीओ उसको एक्सेप्ट करेगा वहाँ पे, तो वो बताएगा कि मतलब आप इस स्कीम आपने शिफ्ट कर दिया है उसमें, और वो 1 टाइम ऑप्शन है, दोबारा उसको चेंज करने की ऑप्शन नहीं होगी उसके बाद फिर। ठीक, और उसके बाद जो आपने बोला कि जो एनपीएस में उसका पैसा है, जब भी वो मैच्योर होगा, जो गवर्नमेंट शेयर है जी और उसके ऊपर जो ब्याज बनता है वो उसको गवर्नमेंट अकाउंट में जमा करना पड़ेगा, उसके बाद वो पेंशन के लिए हकदार रहेगा उसमें। जी। तो जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है कि अगर आप न्यू पेंशन स्कीम से ओल्ड पेंशन स्कीम में जा रहे हैं तो जो आपकी कंट्रीब्यूशन थी कहीं ना कहीं वो सेफ है और उस पर कहीं ना कहीं रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपको मिलेगा। उसमें सिर्फ ये है कि जो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन है वो जमा होगा, जो उसका अपना कंट्रीब्यूशन है 10% का जो जी वो एज इट इज रहेगा, वो उसके ऊपर उसके पास है वो जी ऑप्शन। जी। न्यू पेंशन स्कीम के आने से राजेंद्र चंदेल जी क्या जीपीएफ खाता धारकों में भी कुछ इस प्रकार से बदलाव आया है कि जो न्यू पेंशन स्कीम के तहत जिनके खाते खुले थे या ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत जिनके जीपीएफ का खाता था, क्या उसमें भी कुछ इस प्रकार से बदलाव है? सर जो 15/5/2003 के बाद सरकारी सेवा में आए थे और एनपीएस में थे उनका जीपीएफ खाता नहीं खुला था। जिन लोगों का खुला था उन सभी का खाता बंद कर दिया गया था क्योंकि वो एनपीएस में आ गए थे और एनपीएस में जीपीएफ का खाता नहीं था। लेकिन अब जो 1/4/2023 से सरकार ने जो 4 जून को नोटिफिकेशन किया है उसके मुताबिक जो एनपीएस कर्मचारी है वो ओपीएस को ऑप्शन दे सकते हैं और जो कर्मचारी ओपीएस का विकल्प चुनेंगे उन सभी को भी जीपीएफ की कटौती आवश्यक रूप से करवानी होगी। और इसके लिए महालेखा कार्यालय द्वारा जीपीएफ खाता संख्या का आवंटन का कार्य शुरू कर दिया गया है। तो जैसे ही जो लोग ओल्ड पेंशन स्कीम को ऑप्ट करेंगे, चुनेंगे, अपना विकल्प देंगे, उन सभी के फॉर्म हमारे पास आएंगे डीडीओ के माध्यम से और उन सभी को जो ओल्ड पेंशन स्कीम को चुनेंगे उन सभी को खाता संख्या आवंटित किया जाएगा और खाता संख्या आवंटित होने के बाद सभी डीडीओ उनके खाता संख्या में जीपीएफ की कटौती शुरू कर देंगे और फिर उससे एनपीएस की कटौती बंद हो जाएगी क्योंकि एक समय एक ही कटौती होगी, जीपीएफ की ही कटौती होगी। फिर उसमें जब वो ओपीएस को ऑप्ट करेंगे तो एनपीएस की कटौती उनकी बंद हो जाएगी। जी। और सर जैसा कि सर ने अभी बताया भी कि जब आप एनपीएस से ओपीएस में जा रहे हैं तो जो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन है वो कहीं ना कहीं फोरफिट हो जाएगा। तो जब हम जीपीएफ की बात करते हैं तो जीपीएफ में जहाँ तक आपने बताया कि गवर्नमेंट का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता, आप ही का कंट्रीब्यूशन होता है, तो क्या फिर दोबारा से खाता खुलेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट और जो सब्सक्रिप्शन है वो सारी चेंज होगी या नहीं? सर वो रेट देखो ना, उसका जिसका जो खाता अगर पहले खुला भी था उसका गलती से अगर खाता खुल गया था तो वो खाते सारे क्लोज कर दिए गए थे, उसमें जीपीएफ की कटौती बंद हो गई थी। अब 1/4/23 के बाद जब ऑप्शन देगा उसका दोबारा से खाता खुलेगा और जब दोबारा से खाता खुलेगा तो सारी वो सब कुछ फॉर्मेलिटी वही रहेगी। उसकी सब्सक्रिप्शन भी वो अपनी लिख के देगा कि मेरी कितने मैंने सब्सक्रिप्शन में करना चाहता हूँ और खाता उसको नए सिरे से आवंटित होगा। जहाँ तक जीपीएफ के इंटरेस्ट की बात है तो जो ओल्ड पेंशन में या 15/5/2003 से पहले के कर्मचारियों को जिस रेट से ब्याज मिल रहा है, जैसे हर क्वार्टर में वो रिव्यू होता है उसका, तो जितना उनके लिए लागू होगा वही रेट उनके भी रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए भी लागू रहेगा। जी। जब हम पेंशन की बात करते हैं मदन लाल जी, मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा कि अक्सर हम कई बार ये सुनते हैं कि लोगों को पेंशन लगवाने के लिए टाइम लग जाता है, 5 महीने लग जाते हैं, 6 महीने लग जाते हैं, काफ़ी सारी ऐसी त्रुटियां हो जाती हैं। जैसा कि आपने कहा कि जब आप सेवानिवृत्त होने वाले हैं तो आप अपने डीडीओ या ड्राइंग डिस्पर्सिंग ऑफिसर से संपर्क करें। वैसे ऐसे कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन से ऐसे टिप्स हैं जो आप बताना चाहेंगे जो सेवानिवृत्त होने वाले हैं कि ये सारी चीज़ें वो पहले से करके रखें ताकि उनका जो पेंशन केस है वो लटके ना? हाँ बिल्कुल। तो इसमें रिक्वायरमेंट ये है कि जैसे ही उनकी सेवानिवृत्ति होती है उसके 6 महीने पहले उनको प्रोसेस शुरू कर देना चाहिए। फॉर्म भर के अपने डीडीओ के माध्यम से एजीओ को भिजवा दे और फॉर्म कंप्लीट रूप से भरे। कई बार क्या होता है कि आधी इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे फैमिली में ज़्यादातर लोग फैमिली जो फॉर्म होता है फॉर्म 3 उसमें गलती करते हैं, पूरी फैमिली का नाम नहीं डालते। उसमें स्पाउस के साथ साथ लड़की और लड़के सभी का नाम डालना चाहिए, इवन चाहे वो मैरिड भी हो गए फिर भी उनका नाम उसमें इंक्लूड करना चाहिए उनको, कि ताकि वो कंप्लीट फैमिली जो उसकी है वो इंक्लूड करे उसमें। जी। बाद में कई बार
ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि फैमिली पेंशन लगानी होती है और बाद में बोलते हैं कि जी मेरे को फैमिली पेंशन लगा दो, और होता क्या है कि जब इनिशियल फॉर्म आया तो उसमें उसका नाम नहीं आता, तो एक थोड़ा डाउट क्रिएट हो जाता है कि ये फैमिली मेम्बर था या नहीं था, या क्या था उस टाइम, क्या सिचुएशन थी, क्यों नहीं भरा। तो मतलब वो केस को डिले करता है, फिर उसके लिए और प्रोसेस लगता है। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अगर पहले ही दी होगी तो ये आने वाला टाइम में ये सारी समस्याएं नहीं आती फिर। जी, जैसा कि मदन लाल जी आप कह रहे हैं कि नॉमिनेशन बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। जब भी आप पेंशन के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं तो नॉमिनेशन करना उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चंदेल साहब, नॉमिनेशन की बात करें, सर ने कहा कि नॉमिनेशन आप कीजिए, चाहे आपकी बेटी अगर शादीशुदा भी है तब भी उसको आप जो पूरा फैमिली है उस हिसाब से दीजिए। नॉमिनेशन जीपीएफ में कितना ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर कोई व्यक्ति जीपीएफ में नॉमिनेशन नहीं करता तो फिर क्या प्रॉब्लम्स की सामना उनको करना पड़ता है? सर, जहाँ तक जीपीएफ में नॉमिनेशन की बात है, तो जब भी कोई सरकारी कर्मचारी जीपीएफ का खाता संख्या आवंटित करने के लिए महालेखाकार कार्यालय को अप्लाई करता है, सर उसमें दोनों फॉर्म साथ साथ आते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म और नॉमिनेशन फॉर्म, दोनों ही फॉर्म आते हैं। तो उस नॉमिनेशन उसी में उसको भर के वो दे देता है। तो उसको खाता संख्या भी आवंटित करते हैं, उसका नॉमिनेशन की एक कॉपी महालेखाकार कार्यालय में सुरक्षित रखी जाती है और दूसरी कॉपी उसके डीडीओ को भेज जाती है, उसके सर्विस बुक या पर्सनल फाइल में उस पर लगा देता है। और अगर किसी अभिदाता की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उस नॉमिनेशन के आधार पर ही जीपीएफ में जमा राशि को उसके नॉमिनी को भुगतान कर दिया जाता है। जी सर, नॉमिनेशन का आपने जिक्र किया कि नॉमिनेशन का फॉर्म भी अलग से होता है, तो क्या नॉमिनेशन, आपने कहा कि आप अपना जो सब्सक्रिप्शन है या जितना आप कंट्रीब्यूशन देते हैं जीपीएफ खाते में उसको आप चेंज कर सकते हैं, साल में 2 बार आपने बताया कि चेंज कर सकते हैं, क्या नॉमिनेशन भी आप अपने जीपीएफ के खाते में चेंज कर सकते हैं? सर, जहाँ तक जीपीएफ के नॉमिनेशन की बात है, कोई भी कर्मचारी जब भी उसकी इच्छा हो तो वो अपना नॉमिनेशन को कभी भी चेंज कर सकता है। और विशेषकर ये है कि जब भी किसी कर्मचारी के, मान लीजिए पहले वो अविवाहित था और जैसे ही उसका विवाह होता है तो उसको तुरंत उसको नॉमिनेशन को रिवाइज कर देना आवश्यक होता है, क्योंकि जो विवाह से पहले अगर उसने नॉमिनेशन किया भी है तो विवाह के दौरान, विवाह होते ही वो नॉमिनेशन इनवैलिड हो जाएगा। और इसके साथ ही अगर उसके परिवार के किसी और सदस्य, जैसे उसके बच्चे हो गए, तब भी उसको नॉमिनेशन को रिवाइज कर देना चाहिए। तो इसमें कोई भी लिमिटेशन नहीं है कि कोई भी कर्मचारी जब भी उसकी इच्छा हो तो कभी भी अपना नॉमिनेशन को चेंज कर सकता है। जी मदन लाल जी, नॉमिनेशन का सर ने जिक्र किया कि नॉमिनेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सेवा में आने के बाद आप विवाह करते हैं तो आप नॉमिनेशन ज़रूर कीजिए, और सर ने तो कहा कि आपका जीपीएफ का खाता तब तक चलेगा ही नहीं जब तक नॉमिनेशन नहीं होगी। क्या जब पेंशन की जब हम बात करते हैं तो आपने कहा कि नॉमिनेशन पेंशन में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो नॉमिनेशन क्या पेंशन के दौरान भी आप चेंज कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, उसमें पेंशन के लिए फॉर्म जो 3 है वो तो है ही है, लेकिन उसमें भी जो ग्रेजुटी होती है उसके लिए नॉमिनेशन होती है। जैसे जीपीएफ के लिए जो ग्रेजुटी होती है उसके लिए भी नॉमिनेशन होती है। अगर नॉमिनेशन हो तो पेमेंट में सुविधा रहती है बहुत। अगर नॉमिनेशन नहीं है, चाहे जीपीएफ में या ग्रेजुटी में, तो उसके लिए कानूनी प्रोसेस है, फिर उसको अडॉप्ट करना पड़ता है सारा, वो लेंथी प्रोसेस है। सभी लोगों को लीगल डॉक्यूमेंट तैयार करें और फिर जाके उसके बाद मतलब पेमेंट होती है, तो 2-3 महीने 4 महीने का कई बार डिले हो जाता है अथॉरिटी इशू करने के बाद, क्योंकि डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं होते, तो लीगल प्रोसेस है वो। अगर नॉमिनेशन होगी तो इमीडिएटली उनको जो है वो राशि का भुगतान हो जाता है। जी मदन लाल जी, कई बार ये भी होता है कि जब कर्मचारी सेवा में होता है तो कई बार ऐसा भी होता है कि उसको इंक्वायरी का सामना करना पड़ता है, कहीं ना कहीं उस पर कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रही है या कोई और लिटिगेशन या कोई केस भी उसके ऊपर चल रहा है, तो ऐसे मामलों में पेंशन पे भी क्या कोई फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। उसमें उस मामले में जैसे किसी की इंक्वायरी हो रही है या कोई डिसिप्लिनरी एक्शन है या कोई कोर्ट प्रोसीडिंग्स है, कुछ भी है, तो उसको पेंशन ना लगा के प्रोविजनल पेंशन उसको कहते हैं जी, एक प्रोविजनल पेंशन। तो उसका जो प्रोविजन पेंशन का जो फ्यूचर होगा, यानी भविष्य में जो भी उसका होगा, नतीजा होगा, वो केस की इंक्वायरी के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर मान लो कोई गिल्टी पाया जाता है और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो भी ऑर्डर करती है कि इसको इतनी पेंशन लगाई जाए या इसको कम कर दी जाए, इसकी बंद कर दी जाए, तो उसके हिसाब से ही फिर वो पेंशन उसी हिसाब से लगाई जाती है। तो तब तक प्रोविजनल पेंशन हम उसको कहते हैं, वो लगा देते हैं। जी सर, प्रोविजनल पेंशन की आपने जिक्र किया, तो क्या प्रोविजनल पेंशन भी उसी आधार पे उसकी गणना की जाती है जो कि नॉर्मल पेंशन की जब हम बात करते हैं? बिल्कुल उसी आधार पे की जाती है, या फिर डीडीओ इंक्वायरी ऑफिसर स्पेसिफिक अगर वो बताता है कि इतना अमाउंट इनको प्रोविजनल पेंशन लगाया जाए तो उसके हिसाब से जी। और सर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की, जैसे कि आपने जिक्र भी किया कि अगर आप पे कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी है या कोई लीगल केस आपके ऊपर चल रहा है तो कहीं ना कहीं प्रोविजनल पेंशन आपको लग जाती है, तो ऐसे कर्मचारियों को आप क्या कहना चाहेंगे? अगर उन पे कोई इंक्वायरी चल रही है तो किस प्रकार से वो, अगर उनकी रिटायरमेंट नज़दीक है तो क्या वो कदम उठाएं कि उनको प्रोविजनल पेंशन ना लगे, नॉर्मल पेंशन उनको लग जाए? देखो उसके लिए तो फिर वो मतलब ऐसे जो भी गतिविधि है उसमें इन्वॉल्व ना हो,
यही जी। कह सकते हैं, ताकि उनके ऊपर कोई ऐसा एलिगेशन ना हो या कुछ ना हो। जी। तो वही है, बाकी प्रोसेस इसके लिए भी वही है जो नॉर्मल पेंशन के लिए, वो डीडीयू के माध्यम से ही हमें अप्लाई करेगा अगर कोई ऐसी स्थिति भी होती है तो। जी। चंदेल साहब, जीपीएफ की जब हम बात करते हैं, मैं ये जानना चाहूँगा कि जीपीएफ का खाता कब बंद हो जाता है। सर ने जैसा कि जिक्र किया, जैसे आप सेवानिवृत्त होते हैं तो आपको कहीं ना कहीं पेंशन लग जाती है। जीपीएफ खाता कब बंद होगा, और क्या जीपीएफ खाते को हम रिटेन भी कर सकते हैं, कोई रिटेंशन पॉलिसी भी है? सर, जीपीएफ खाते का ये है कि जो भी कर्मचारी सेवानिवृत्ति के 3 महीने पहले उसका जीपीएफ के लिए कटौती बंद हो जाएगी। और जीपीएफ की कटौती बंद होने के बाद जैसे वो रिटायर हो जाता है कोई भी कर्मचारी, और यदि वो चाहता है कि उसे अभी पैसे की आवश्यकता नहीं है और वो अपने पैसे को जीपीएफ में ही जमा रखना चाहता है, तो 28/8/2007 के नोटिफिकेशन के मुताबिक वो जो है अपनी राशि को अनलिमिटेड पीरियड के लिए, अनिश्चित काल के लिए उसको रिटेन कर सकता है। इसके लिए उसे क्या करना है कि सेवानिवृत्ति के बाद सेवानिवृत्ति से 6 माह के अंदर उसे वो अपने डीडीयू को अप्लाई करना पड़ेगा कि वो अपनी जीपीएफ की राशि को रिटेन करना चाहता है। उस एप्लीकेशन के आधार पर जो डीडीयू है वो एक ऑफिस ऑर्डर निकालेगा जिसमें उसे वो परमिशन देगा कि इसकी जीपीएफ राशि को रिटेन करने के लिए स्वीकृति दी जाती है। उसके बाद वो डीडीयू उसके मामले को हमारे महालेखा कार्यालय को भेजेगा, जिसमें फॉर्म 1 भी साथ में देगा, जिसमें उसके द्वारा पिछले 12 महीनों में लिया कोई एडवांस लिया गया तो उसका भी डिटेल रहेगी, और जीपीएफ के लिए उसकी अंतिम कटौती कब की गई है वो भी उसमें रहेगी, और उसकी पिछली जो स्टेटमेंट है वो भी उसमें साथ भेजेगा। उसके बाद महालेखाकार कार्यालय में वो मामला पहुंचने के बाद उस मामले को पूरा तरह से कैलकुलेट किया जाएगा, और जितनी भी राशि उसके पास उसके खाते में जमा होगी उसके एक अथॉरिटी लेटर उसको इशू किया जाएगा, जिसमें उसको ये सूचित किया जाएगा कि आपका इस अवधि तक आपका इतना पैसा आपके खाते में जमा है। और वो रिटेन की वो राशि अनलिमिटेड पीरियड की रिटेन होती है। जब वो अभिदाता चाहेगा तो दोबारा से अंतिम भुगतान का फॉर्म भरेगा डीडीयू के माध्यम से, और फिर उसको पूरी राशि का भुगतान हो जाएगा। रिटेन के मामलों में अभिदाता जो है वो क्या कर सकता है कि बीच में पार्शियल विड्रॉल भी ले सकता है। मान लीजिए उसके पास 10 लाख रुपए बचे हैं, उसको 2 लाख की आवश्यकता है, तो बीच में वो डीडीयू के माध्यम से अप्लाई करेगा और 2 लाख को एडवांस भी उसमें से प्राप्त कर सकता है। जी। मदन लाल जी और राजेंद्र चंदेल जी, आप एजी ऑफिस से स्पेशल हमारे इस कार्यक्रम जनवानी के लिए आए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो दर्शकों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।